हेलो फ्रेंड्स, आज है मॉक टेस्ट 9। ऑलरेडी 8 वीडियोस जो मॉक टेस्ट की मैंने यूट्यूब चैनल पे अपलोड करके रखी हैं। आप उन वीडियोस को भी देख लेना और इस वीडियो को भी पूरा देखना ताकि आपके बहुत सारे क्वेश्चन यहीं से निकल जाएं, क्योंकि मैं इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ही ऐड करता हूं इसमें। ठीक है, और अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो आप लाइक कर दिया करो वीडियोस को, एंड साथ में चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। और आज वाले जो ये क्वेश्चन हैं, जहाँ इसके साथ अपकमिंग डेज में जो भी मॉक टेस्ट आएंगे, जहाँ और वीडियोस आएंगी, तो आप उनको ज़रूर देखना, क्योंकि आपके बहुत सारे क्वेश्चन यहीं से आएंगे। जब आप पेपर दोगे उसके बाद आपको खुद पता चल जाएगा कि बहुत सारे क्वेश्चन तो यहीं से आपके पेपर में आ जाएंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं जनरल नॉलेज वाली सेक्शन को। सबसे पहला क्वेश्चन क्या है? द डीपेस्ट ओशन इन द वर्ल्ड। दुनिया का सबसे डीपेस्ट ओशन कौन सा है? तो याद रखना ये है पैसिफिक ओशन। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। व्हाट इज़ द टर्म फॉर द मेंबर ऑफ द राज्यसभा? जो राज्यसभा का मेंबर होता है उसकी टर्म कितने साल होती है? तो याद रखना 6 साल होती है राज्यसभा के मेंबर की टर्म। लोकसभा के मेंबर की टर्म आप बताओगे मुझे। ठीक है, लोकसभा का जो मेंबर होता है, ठीक है, लोकसभा का, ठीक है, लोकसभा के जो मेंबर होते हैं उनकी टर्म कितने साल होती है, यह आप लोगों के लिए क्वेश्चन है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हु वाज द फर्स्ट इंडियन टू बी अपॉइंटेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस? आईसीजे का फर्स्ट प्रेसिडेंट जो इंडियन रहा है वो कौन है? कौन रहा था इनमें से? भगत सिंह, हरदयाल सिंह, नागिंदर सिंह? तो याद रखना ये था नागिंदर सिंह। ठीक है, ये था नागिंदर सिंह। ए इसका राइट ऑफ जो आंसर है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। विच डे इज ऑब्जर्व्ड एज ह्यूमन राइट डे? ठीक है, ह्यूमन राइट डे कब मनाया जाता है? ठीक, कौन से डे को ह्यूमन राइट डे मनाया जाता है? याद रखना कब मनाया जाता है? 10 दिसंबर को। 10 दिसंबर को ह्यूमन राइट्स डे मनाया जाता है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। इंडियाज बिगेस्ट मल्टीपर्पज रिवर वैली प्रोजेक्ट कहाँ पे है? इंडिया का जो सबसे बड़ा, ठीक है, रिवर वैली प्रोजेक्ट, मल्टीपर्पज रिवर वैली प्रोजेक्ट कौन सा है? ठीक है, तो याद रखना ये है भाखड़ा नंगल। ठीक है, क्या है? भाखड़ा नंगल है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। इन विच स्टेट सांची स्तूपा सिचुएट? जो सांची स्तूपा है वो कौन सी स्टेट में है? ठीक है, सांची स्तूपा बहुत ही इंपॉर्टेंट साइट है ये। ठीक है, ठीक है, ये जो जगह है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सांची स्तूपा भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो कौन सी स्टेट में है? सब लोग आंसर करेंगे। कहाँ पे है ये? मध्य प्रदेश, एमपी में है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं। व्हाट इज द अप्रोक्सीमेट टाइम टेकन फॉर सनलाइट टू ट्रेवल फ्रॉम सन टू द अर्थ? सन टू द अर्थ मतलब जो सनलाइट आती है, ठीक है, सूरज से जो लाइट आती है उसको सन से लेके अर्थ तक पहुंचने में कितना टाइम लगता है? ठीक है, अप्रोक्सीमेट बोला है। अप्रोक्सीमेट मतलब बिल्कुल एग्जैक्ट तो नहीं होगा, बट उसके आसपास। तो ये अप्रोक्सीमेट कितना आता है? 8 मिनट और 20 सेकंड लगते हैं लाइट को सूरज से धरती पे पहुंचने के तक। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। व्हेन द शिमला पैक्ट बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान इंक्ड? ठीक है, जो शिमला पैक्ट हुआ था इंडिया और पाकिस्तान के बीच में, ये कब साइन हुआ था? ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या है? शिमला पैक्ट कब हुआ था? जो 1971 की वॉर हुई थी उसके बाद अगले साल 1972 में हुआ था शिमला पैक्ट साइन। ठीक है, शिमला पैक्ट कब साइन हुआ? 1972 में। ठीक है, सब लोग याद रखना। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। मजूली आइलैंड द वर्ल्ड लार्जेस्ट रिवराइन आइलैंड इज ऑन विच रिवर? ठीक है, कौन सी नदी पे है ये जो वर्ल्ड का सबसे बड़ा रिवराइन डेल्टा? ठीक है ना, तो ये है मजूली आइलैंड इसका नाम। और ये है कौन सी नदी के ऊपर है? ब्रह्मपुत्र। ब्रह्मपुत्र नदी के ऊपर है ये। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आया? हु रोट द बुक आनंद मठ? आनंद मठ एक बुक है, इसको किसने लिखा था? ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या बनता है? बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा था आनंद मठ। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासिस थ्रू हाउ मेनी इंडियन स्टेट्स? ठीक है, कितनी स्टेट से पास करता है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर? ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपको स्टेट्स भी पता होनी चाहिए कौन कौन सी स्टेट्स हैं। ठीक है, तो ये पास करता है 8 स्टेट से। ठीक है,
कितनी स्टेट में से क्या करता है पास? 8 स्टेट में से पास करता है। 8 कौन कौन सी स्टेट्स हैं? गुजरात, राजस्थान, ठीक है, गुजरात हो गया, राजस्थान हो गया, एमपी हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, ठीक है। फिर अगला कौन सा आ गया? झारखंड। फिर नेक्स्ट है आपका वेस्ट बंगाल, ठीक है। फिर त्रिपुरा एंड देन मिजोरम, ठीक है, देन त्रिपुरा और लास्ट में आ गया मिजोरम, ठीक है। ये 8 स्टेट, गुजरात, राजस्थान, एमपी, गुजरात आ गया, राजस्थान आ गया, मध्य प्रदेश आ गया, छत्तीसगढ़, झारखंड, फिर वेस्ट बंगाल आ गया आपका, और उसके बाद त्रिपुरा और फिर मिजोरम। तो ये 8 इंडियन स्टेट्स हैं जिनसे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास करता है, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, विच प्लैनेट इज नोन एज रेड प्लैनेट? कौन से वाले प्लैनेट को रेड प्लैनेट बोलते हैं, ठीक है। इनमें से कौन सा ऐसा प्लैनेट है जिसको क्या बोलते हैं? रेड प्लैनेट, ठीक है, ऑफ द सोलर सिस्टम। तो रेड प्लैनेट ऑफ द सोलर सिस्टम कौन सा है? तो रेड प्लैनेट कौन सा वाला है इन सब में से बताना आप। जुपिटर नहीं है, मरकरी भी नहीं है, वीनस भी नहीं है, तो इसका आंसर नॉन ऑफ द है, ठीक है, नॉन ऑफ दीज है। तो रेड प्लैनेट किसको बोलते हैं, याद रखना है, उसको वो बोलते हैं मार्स को। किसको? मार्स को। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। विच ऑफ दीज इज नॉट द पार्ट ऑफ पार्लियामेंट? इनमें से ऐसा कौन है जो पार्लियामेंट का पार्ट नहीं होता? प्रेसिडेंट होता है, चीफ लोकसभा होता है, राज्यसभा भी होता है, जो चीफ जस्टिस है वो पार्ट नहीं होता। तो इसका आंसर क्या बनेगा? सी इन इसका करेक्ट आंसर बनेगा, ठीक है, सी इसका क्या बनेगा? करेक्ट आंसर बनेगा, क्योंकि चीफ जस्टिस पार्लियामेंट का पार्ट नहीं होता है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। वेयर डिड अशोका फाइट हिज लास्ट बैटल? जो अशोका ने लास्ट लड़ाई लड़ी थी वो कहाँ पे लड़ी थी, ठीक है, सबको पता होगा, कलिंगा में लड़ी, ठीक है। कलिंगा कहाँ? उड़ीसा वाली साइड एरिया थी। इसके बाद उसने ये जो वॉर वाली पॉलिसी थी इसको छोड़ दिया था, ठीक है, और बुद्धिज्म को अडॉप्ट कर लिया था। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। गौतम बुद्धा वाज बॉर्न इन? जो गौतम बुद्धा जी थे उनका जन्म कब हुआ था, ठीक है, उनका जन्म कब हुआ है? 563 BC में हुआ। कब? 563 BC में हुआ है उनका जन्म, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। द सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत वॉज फॉट बिटवीन अकबर फोर्सेज एंड, दूसरा कौन था, ठीक है, जो सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत हुई है वो लड़ी गई थी अकबर की फोर्सेज, और दूसरा कौन था? अकबर और हीमू के बीच में, ठीक है, और अकबर ने हीमू को हरा दिया था, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। द बैटल ऑफ हल्दी घाटी, जो हल्दी घाटी की बैटल हुई थी, फॉट बिटवीन किस किस के बीच में? महाराणा प्रताप एंड फोर्सेज लेड बाय मानसिंह, ठीक है। अकबर के अंडर जो मानसिंह था उसने वो लड़ा था, ठीक है, अकबर की तरफ से, और इसके किसके साथ? महाराणा प्रताप सिंह की फोर्सेस के साथ। ये कब हुआ था, ठीक है, ये बैटल ऑफ हल्दी घाटी कब हुई है? बैटल ऑफ हल्दी घाटी वाज फॉट कब? 1576, ठीक है, 1576 में हुआ, ठीक है। अच्छा, अगला क्वेश्चन, फुल फॉर्म ऑफ जीडीपी, ठीक है, जीडीपी की फुल फॉर्म क्या होती है? तो याद रखना इसकी होती है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ये, ठीक है, जीडीपी की फुल फॉर्म होती है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। इंडियाज टोटल जोग्राफिकल एरिया इज अप्रॉक्सीमेटली, जो इंडिया का टोटल क्या है जोग्राफिकल एरिया है, वो पूरे जो वर्ल्ड का टोटल एरिया उसका कितना है, ठीक है, उसका कितना है? तो याद रखना ये है 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर, ठीक है। वर्ल्ड में आई थिंक तो 2% के आसपास कुछ इतना ही होगा, ठीक है। 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर एरिया है इंडिया का जो जोग्राफिकल एरिया है, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। गारो, खासी, जयंतिया, ठीक है, गारो हो गई, खासी हो गई, जयंतिया, ये हिल्स हैं। हिल्स क्या होती है? पहाड़ियाँ हैं, ठीक है, कहाँ की? नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स की। तो ये कहाँ पे पाई जाती हैं आपको पता होना चाहिए, कौन सी जगह पे आती है? तो याद रखना ये है मेघालय में। कहाँ पे? मेघालय
अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, नॉर्थ साउथ एक्सटेंट ऑफ इंडिया। जो नॉर्थ साउथ एक्सटेंट मतलब कि सबसे जो इंडिया की नॉर्थ वाली साइड जो सबसे ऊपर जगह है वहाँ से लेके इंडिया की जो सबसे साउथ वाली जो मतलब सबसे नीचे वाली जो जगह है, इनके बीच का डिस्टेंस क्या है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या है, याद रखना 3214, बी इसका राइट आंसर है 3214। नॉर्थ साउथ जो एक्सटेंट है वो कितना है, 3214 किलोमीटर। ठीक है, अब ऐसे ही अगर नॉर्थ साउथ होता तो वैसे ही ईस्ट वेस्ट भी होता है। ईस्ट मतलब सबसे जो ईस्ट वाली साइड जगह है और सबसे वेस्ट में। ठीक है, तो ये जो ईस्ट वेस्ट एक्सटेंशन है, ईस्ट वेस्ट एक्सटेंशन जो है ये है आपका 2933 किलोमीटर। ठीक है, 2933 किलोमीटर ईस्ट वेस्ट एक्सटेंशन है। ठीक है, तो इसके साथ हमारी जीके वाली सेक्शन खत्म हो चुकी है। अब हम साइंस वाली सेक्शन पे जाएंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 21, व्हाट इज़ द हार्ट बीट रेट ऑफ यंग हेल्दी मैन। ठीक है, तो जो एक हेल्दी आदमी होता है उसकी हार्ट बीट क्या रहती है। ठीक है, 1 मिनट में कितनी होती है, तो याद रखना 50, 72, 108, नन ऑफ दिस। तो इसका राइट आंसर क्या है, सबको पता होगा 72 टाइम्स। ठीक है, 1 मिनट में 72 टाइम हमारा हार्ट बीट करता है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ब्रेन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर, ब्रेन का क्या काम रहता है। ठीक है, उसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, थिंकिंग यस, बैलेंसिंग ऑफ द बॉडी यस, दोनों। तो इसका आंसर आएगा बोथ ए एंड बी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ब्लड इज प्यूरिफाइड बाय, ब्लड को प्यूरिफाई किया जाता है कैसे। ठीक है, किसके द्वारा किया जाता है, लंग्स, इंटेस्टाइन, किडनी, नन ऑफ दिस। तो इसका राइट आंसर क्या है, लंग्स। ठीक है, ब्लड को प्यूरिफाई किया जाता है लंग्स के द्वारा। ठीक है, और ब्लड को फिल्टर किया जाता है किडनी के द्वारा। ठीक है, तो किडनी का काम क्या रहता है, फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड। ठीक है, किडनी ब्लड को फिल्टर करती है। ठीक है, मतलब वेस्ट को निकालती है, और लंग्स क्या करते हैं, प्यूरिफाई करते हैं। ठीक है, कैसे, कार्बन डाइऑक्साइड को रिमूव करके ऑक्सीजन को ऐड करके। क्वेश्चन नंबर 24, व्हाट इज यूज्ड इन थर्मामीटर टू शो द टेम्परेचर। सबको पता होगा थर्मामीटर में क्या यूज़ होता है टेम्परेचर शो करने के लिए। तो इसका राइट आंसर क्या है, लेड, मरकरी, सिल्वर। तो क्या आंसर है इसका, सबको पता होगा मरकरी इसका आंसर है। ठीक है, अगले क्वेश्चन में चलते हैं। विच फिनोमेना इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ब्लू कलर ऑफ द स्काई। ठीक है, जो स्काई का ब्लू कलर होता है उसके लिए कौन सा फिनोमेना रिस्पॉन्सिबल रहता है। ठीक है, स्काई का ब्लू कलर जो मतलब हमें नीला आसमान दिखता है उसके पीछे क्या कारण है। ठीक है, क्या आंसर है, रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, स्कैटरिंग ऑफ लाइट, डिस्पर्शन। तो इसका राइट आंसर सी है, स्कैटरिंग ऑफ लाइट की वजह से हमें जो स्काई है वो ब्लू कलर का दिखता है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। सोलर इक्लिप्स अक्कर, सोलर इक्लिप्स मतलब जो सूर्य ग्रहण जिसको बोलते हैं वो कब होता है। ठीक है, सूर्य ग्रहण कब होता है। अर्थ कम्स बिटवीन सन एंड मून, मून कम्स बिटवीन सन एंड अर्थ, ड्यूरिंग राइसिस सन कम्स बिटवीन मून एंड अर्थ। ठीक है, तो ये इसका आंसर नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। तो राइट आंसर इसका क्या बनेगा, बी, व्हेन मून कम्स बिटवीन सन एंड अर्थ। जब मून धरती और सूरज के बीच में आ जाता है तब लगता है सोलर इक्लिप्स। अगला क्वेश्चन, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटीज, इनमें से कौन सा वाला गुड कंडक्टर मतलब जिसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास हो जाती है, ग्लास, पेपर, कॉपर। तो बताओ इसका क्या आंसर है, कॉपर। इनमें से कॉपर ही गुड कंडक्टर है, सी इसका राइट आंसर है। बेरी बेरी इज काज ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन, कौन सी विटामिन की डेफिशिएंसी से बेरी बेरी नाम की डिजीज हो जाती है, बीमारी हो जाती है। ठीक है, तो ए बी सी डी कौन सी है वो, विटामिन बी की कमी से होती है। ठीक है, बी इसका आंसर है। एटीपी इज, जो एटीपी की फुल फॉर्म है वो क्या होती है, एटीपी की फुल फॉर्म क्या है, क्या है इसकी फुल फॉर्म एटीपी की। तो याद रखना इसकी फुल फॉर्म है सी पार्ट, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। ठीक है, ये एटीपी की फुल फॉर्म है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हु डिस्कवर्ड इलेक्ट्रॉन,
इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी किसने की थी? अर्नेस्ट हैकेल, रुदरफोर्ड, जेम्स चैडविक, जे थॉमसन। राइट आंसर डी है जे थॉमसन। क्या? जे थॉमसन ने करी थी। मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस इज, ठीक है, आइस का मेल्टिंग पॉइंट क्या है? क्या है? 100 डिग्री, 0 डिग्री, 40 डिग्री, 50 डिग्री। तो याद रखना ये होता है आपका 0 डिग्री, 0 डिग्री है, ठीक है। मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस क्या है? 0 डिग्री। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। होमोग्लोबिन इज फाउंड इन, होमोग्लोबिन आपको कहाँ मिलेगा? ठीक है, होमोग्लोबिन कहाँ मिलता है? होमोग्लोबिन क्या होता है? एक रेड कलर का पिगमेंट होता है और ये पाया जाता है हमारे ब्लड में। कहाँ पाया जाता है? ब्लड में पाया जाता है, ह्यूमन ब्लड में पाया जाता है, मतलब हमारे जो ब्लड होता है ना उसमें पाया जाता है। अगले क्वेश्चन में क्या है देखते हैं। न्यूक्लियस ऑफ एन एटम कंसिस्ट ऑफ, जो एटम का न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस मतलब जैसे ये एटम है, इसका जो अंदर वाला ये पार्ट, ठीक है, जो सेंटर होता है, इसको क्या बोलते हैं? न्यूक्लियस बोलते हैं, ठीक है। इसमें क्या क्या आता है? इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन ओनली, ठीक है। तो क्या आता है इसमें देखते हैं। 33 का क्या आंसर है बताओ? याद रखना इसमें आते हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इसके अंदर क्या आता है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन आते हैं और इलेक्ट्रॉन यहाँ आते हैं, ठीक है। तो ये आपकी न्यूक्लियस का जो एटम का न्यूक्लियस होता है, ठीक है, उसमें जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन अंदर आते हैं और उसके बाहर होते हैं इलेक्ट्रॉन। अ मिक्सचर ऑफ मेटल डिजॉल्व्ड इन मर्करी इज नोन एज, ठीक है, अ मिक्सचर ऑफ मेटल, ठीक है। मेटल को जब आप मर्करी में डिजॉल्व करते हो तो जो मिक्सचर बनता है उसको क्या बोलते हैं? किस नाम से जाने? याद रखना उस मिक्सचर को बोलते हैं अमलगम, ठीक है। अमलगम बनता है जब आप मर्करी के साथ किसी मेटल को मिक्स करते हो, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। साइंस वाली सेक्शन का लास्ट क्वेश्चन है। द फार्मूला ऑफ अमोनियम क्लोराइड, ठीक है, जो अमोनियम क्लोराइड है उसका फार्मूला क्या होता है? ठीक है, तो राइट आंसर इसका क्या है? NH4Cl। NH4Cl इसका क्या है? केमिकल फार्मूला है, ठीक है, किसका? अमोनियम क्लोराइड का, ठीक है। इसके साथ हमारी साइंस वाली जो सेक्शन थी वो ख़त्म हो चुकी है, ठीक है। आपको इसी लेवल का पेपर आएगा, आपको कोई इतने टफ क्वेश्चन नहीं पूछते हैं, ठीक है, इजी ही पूछते हैं, ठीक है। तो आपको ज़्यादा मतलब उसके बारे में ये नहीं सोचने की ज़रूरत नहीं है सर कि बहुत ज़्यादा कोई हाई लेवल का पेपर आएगा। बट ये है कि आपको प्रैक्टिस करनी चाहिए। आप प्रैक्टिस करके जाओ तो आपके लिए फैमिलियर रहेंगे हर एक टाइप के क्वेश्चन के साथ, तो आपके लिए ईजी होगा। जैसे मैथ्स के मैंने पहले ईजी वाले मतलब इजी क्वेश्चन दिए थे, बट अब बीच में कुछ क्वेश्चन में थोड़े से मुश्किल डाल देता हूँ, ठीक है। थोड़े से आप लोग मतलब प्रैक्टिस करके जाओ, बाकी पेपर आपको बहुत बेसिक आएगा, बहुत सिंपल आएगा, ठीक है। चलते हैं मैथ्स वाली सेक्शन पे। सबसे पहला क्वेश्चन, इफ़ द कॉस्ट प्राइस ऑफ एन आर्टिकल, एक आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस है, सीपी है कितना? 500, ठीक है, एंड इट इज सोल्ड एट अ प्रॉफिट ऑफ 10%, और इसको बेचा 10% प्रॉफिट पे, तो बताओ सेलिंग प्राइस क्या होगा? मतलब 500 रुपये का खरीदा, ठीक है, और 10% प्रॉफिट पे उसको बेच दिया, तो मतलब उसने कितना ज़्यादा बेचा? 10%। तो 500 का 10% निकालो, 10 डिवाइड बाई 100 इंटू 500, 2 ज़ीरो गए, 2 ज़ीरो गए, कितना आएगा? 5 10 जा 50, कितना आएगा? ये आएगा आपका 50, मतलब 50 रुपीज़ ज़्यादा मतलब बढ़ाकर उसने बेचा। प्रॉफिट उसको 50 रुपये का, तो ये कितना आएगा? इसमें 50 और ऐड कर दो, तो कितना आएगा? 550 उसका सेलिंग प्राइस बनेगा। कितना? 550 उसका सेलिंग प्राइस। तो राइट आंसर सी है। क्वेश्चन नंबर 36 का राइट आंसर सी है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। रेशियो ऑफ टू नंबर, रेशियो ऑफ टू नंबर इज 2:11। क्या है? 2:11 है रेशियो ऑफ टू नंबर। इफ़ द डिफरेंस बिटवीन दीज टू नंबर इज 81, ठीक है, इन दोनों नंबर के बीच में जो गैप है, मतलब गैप मतलब डिफरेंस मतलब मैं एक नंबर में से दूसरे नंबर को माइनस करता हूँ तो 81 आता है। बताओ छोटा वाला नंबर क्या होगा? मैंने आपको पहले भी बताया है, जब भी रेशो में दिए हों तो आपने क्या करना, उस रेशो को ना एक्स ले लो। मैंने मान लिया जो स्मॉलेस्ट नंबर है, स्मॉलेस्ट नंबर को मैंने मान लिया 2x और लार्जेस्ट को मान लिया मैंने 11x, ठीक है।
ये मान लिया मैंने। अब ये दो नंबर मैंने मान लिए 11x और 2x। क्वेश्चन में गिवन है कि इनके बीच का डिफरेंस 81 का है, तो मैं लिख सकता हूँ 11x माइनस 2x इज इक्वल टू 81। ठीक है, ये कितना आएगा 9x इज इक्वल टू 81 है ना। 11 में से 2 गया तो 9 आएगा ना। अब क्या आएगा x इज इक्वल टू 81/9 आएगा। कितना आएगा 9 आंसर आ जाएगा। तो आपके x की वैल्यू क्या आएगी, आपके x की वैल्यू आएगी 9। ठीक है, x कितना आया 9 के बराबर आ गया। अब मैंने जो ये नंबर लिए थे यहाँ पे स्मॉलेस्ट नंबर क्या होगा 2 इंटू 9 इज दैट इज 9 टू जो कितना होता है 18। डी इसका राइट आंसर बन जाएगा। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। इफ़ द 30% ऑफ नंबर इज़ 150, अगर किसी नंबर का 30% कितना है 150 है, बताओ वो नंबर क्या होगा। देखते हैं। अब वो नंबर अगर नहीं दिया हो ना तो आप उस नंबर को x मान लो। ठीक है, लेट द नंबर भी x। ठीक है, लेट द नंबर, मैंने उसको x मान लिया। ठीक है, इसी नंबर जो ये x नंबर है ना इसका 30% 150 है, तो मैं इसको लिख सकता हूँ 30% ऑफ x इज इक्वल टू 150। तो ये किसके बराबर आएगा, ये किसके बराबर आएगा देखते हैं। 30/100 मल्टीप्लाई बाय x इज इक्वल टू 150। ठीक है, तो इसको कैसे सॉल्व करते हैं। ये जो है x की वैल्यू क्या आएगी 150 मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइड में आ जाएगा 30। 0 से 0 गया, 3 से 15 को काटेंगे तो 5 आ जाएगा। 5 इंटू 100 इज 5 इंटू 100 बच गया ना, इधर 5 बचा इधर 100, तो 5 इंटू 100 इज 500। वो नंबर क्या होगा 500 होगा। ठीक है, आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो राइट आंसर क्या बना है इसका 500। ठीक है, वो नंबर जो है जिसका 30% 150 होता है वो क्या है आपका 500 है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। फाइंड द नेक्स्ट नंबर इन द सीरीज। ठीक है, ये नंबर सीरीज के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन है। फाइंड द नेक्स्ट नंबर इन द सीरीज। 3 है, 6 है, फिर 18 है। कैसे कैसे बन रही है सीरीज 3 फिर 6 फिर 18 फिर 72, फिर बताओ अगला नंबर क्या होगा, अगला नंबर क्या होगा। ठीक है, अब आपको इसके बीच में क्या सीरीज बन रही है वो ढूंढना होता है। ठीक है, जैसे आप इनके बीच का गैप देख सकते हो कितने कितने का, जहाँ आप इनके बीच में देख सकते हो कि मल्टीप्लाई हो रहे हैं। जैसे 3 और 2 में 3 और 2 को हम कैसे देख सकते हैं। ठीक है, मुझे पता है मैं 3 को अगर 2 से मल्टीप्लाई करूँ तो 6 आ जाता है। ठीक है, फिर 18 कैसे आता है, अगर मैं 6 को 3 से कर दूँ तो 18 आ जाएगा। ठीक है, अगर मैं 18 को 4 से कर दूँ तो 72 आएगा। इट मीन्स ये कैसे बन रहा है 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 4, अगला क्या होगा मल्टीप्लाई बाय 5। ठीक है, क्या बनेगा 72 मल्टीप्लाई बाय 5 मतलब 5 2 जा 10, 0 आ जाएगा। 5 7 जा 35 और 1 36, मतलब आपका आंसर क्या बनेगा 360। अगला नंबर क्या होगा, अगर अगला निकालना हो तो 360 इंटू 6 कर देना, तो आपका आंसर क्या बन गया सी। आई होप ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आया होगा। अगले पे चलते हैं। इफ़ अ डजन एग कॉस्ट, मतलब 1 दर्जन जो अंडे हैं उनका कॉस्ट है 60 रुपये। ठीक है, 1 डजन मतलब 12 एग, 12 एग का कॉस्ट है कितना 60 रुपीज़ है ना। तो बताओ एक अंडे का कितना हुआ है 1 एग, 1 एग कितना हुआ बताओ 60/12 है ना, 60/12 हो गया ना, तो कितना आएगा 5 आएगा। एक अंडा 5 रुपये का आ गया। अच्छा, व्हाट इज़ द कॉस्ट ऑफ 5। अब उसने बोला 1 का 5 है, उसने बोला 5 का कितना होगा, 5 एग का क्या होगा, एक का 5 है तो 5 का कितना होगा 5 इंटू 5 इज 25। बहुत बेसिक क्वेश्चन है, तो राइट आंसर बनेगा बी। ठीक है, आप सब लोग इन क्वेश्चंस को जरूर निकालना, आपकी बड़ी अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी। ठीक है, मैं बेसिक टाइप के क्वेश्चन ही देता हूँ। तो कंप्लीट द सीरीज, इसमें भी नंबर सीरीज के ऊपर बेस्ड है कि इसको कंप्लीट करो, अगला नंबर क्या आएगा। अब देखो यहाँ पे क्या है 2 है, फिर 4 है, फिर 8 है, फिर 16 है, फिर अगला क्या होगा। ठीक है, अब आपको ना पता चल जाएगा यहाँ से कि ये 2 है, 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 आएगा, 4 को 2 से करेंगे तो 8 आएगा, 8 को 2 से करेंगे 16 आएगा। तो इट मीन सब सारे नंबर 2 से मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो अगर मैं इसको भी 2 से करूँगा तो अगला क्या आएगा 32 आएगा। तो इसका राइट आंसर 32 ही होगा, मतलब बी इसका राइट आंसर होगा।
क्योंकि हर नंबर 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है, मतलब उसका डबल होता जा रहा है। ठीक है, तो 41 का क्या आंसर है? 32। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगले क्वेश्चन पे, द वैल्यू ऑफ 2 इंटू 9 माइनस 12 डिवाइड बाय 2 माइनस 6 डिवाइड बाय 2 माइनस 1। ठीक है, देखते हैं क्या बनती है। अब बॉड मास का रूल लगता है। ठीक है, ये आ जाता है आपका 18, 2 9 से 18, माइनस 12 को 2 से करेंगे तो 6 आ जाएगा, माइनस 6 को 3 से करेंगे, 6 को 2 से करेंगे, 6 को 2 से अगर डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा बताओ? 3 आएगा और माइनस 1 कितना आएगा? 18 माइनस 6 और 3 9 और 1 10, माइनस 10 इज इक्वल टू कितना आएगा बताओ? 8। इसका राइट आंसर बनेगा सी इसका राइट आंसर। आप सब लोग इसका आंसर देना जरूर। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। इफ़ 2 एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल आर, मान लो एक ट्राइंगल के 2 एंगल दिए हुए हैं। कितना? कोई भी ट्राइंगल ले लो, ये इसके 2 एंगल दिए हुए हैं। जैसे मान लो ये एंगल दिया है 30 डिग्री और जो ये वाला एंगल है ये दिया है 105 डिग्री। बताओ तीसरा एंगल क्या होगा? तो याद रखना यहाँ पे यूज़ होती है क्या? एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल। ठीक है, ऑफ ट्राइंगल। वो किसके बराबर होती है? मतलब अगर ट्राइंगल के 3 एंगल है, ठीक है, आपको ये एंगल फाइंड करना है। अगर ट्राइंगल के 3 एंगल फाइंड करने हो, जो मतलब तीसरा एंगल फाइंड करना हो, तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं एंगल सम प्रॉपर्टी। और एंगल सम प्रॉपर्टी किसके बराबर होती है? अगर एक ट्राइंगल है उसके जो 3 एंगल हैं उन तीनों का सम, मान लो ये ट्राइंगल है, इसके ए बी और सी, ये 3 एंगल हैं। ठीक है, ये और ये। ठीक है, तो इन तीनों एंगल का सम क्या होगा? मैं लिख सकता हूँ एंगल ए प्लस एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री के बराबर होता है। तो अब मुझे पता है 2 एंगल दिए हुए हैं। ठीक है, यहाँ पे तो मैं क्या लिख सकता हूँ? क्या बनेगा? 105 प्लस 30 डिग्री। ठीक है, प्लस कितना बनेगा? थर्ड एंगल, जो थर्ड एंगल है, ठीक है, इज इक्वल टू 180 के बराबर आ जाएगा। ठीक है, अब क्या होगा? 105 और 30 कितना होता है? 135 होता है ना। तो ये बनेगा 135 प्लस थर्ड एंगल। ठीक है, थर्ड एंगल इज इक्वल टू 180। तो आपका थर्ड वाला जो एंगल है, ठीक है, वो किसके बराबर आएगा? 180 माइनस 135। ठीक है, तो कितना आएगा बताओ? कितना आएगा बताओ? 45 डिग्री। कितना आएगा? 45 डिग्री आएगा आपका थर्ड एंगल। ठीक है, 45 डिग्री का होगा वो थर्ड एंगल। एंगल सम प्रॉपर्टी यूज होती है, सिंपल है। जैसे तो एंगल 30 प्लस 105 प्लस थर्ड एंगल इज इक्वल टू 180 के बराबर होगा। तो इन दोनों को ऐड करके 180 में से माइनस कर देना, तो आपका आंसर निकल जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ कितना? 7/9 ऑफ 45। 45 का 7/9 कितना होता है? तो 7/9 ऑफ की जगह पे मल्टीप्लाई लिख दो 45। कितना आएगा? 9 5 जा 45 होता है, तो 5 7 जा 35 इसका आंसर है। बहुत बेसिक क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 45 क्या है? व्हाट इज द सम ऑफ द फर्स्ट 3 प्राइम नंबर? पहले 3 प्राइम नंबर का सम क्या होता है? सबसे पहले आपको पता होना चाहिए पहले 3 प्राइम नंबर होते हैं कौन से? प्राइम नंबर कौन से नंबर होते हैं? दोज नंबर विच हैज़ ओनली 2 फैक्टर्स। ठीक है, 1 एंड द नंबर इटसेल्फ। ठीक है, 1 और वो जो नंबर खुद होता है, 1 एंड द नंबर इटसेल्फ। ठीक है, उनको हम क्या बोलते हैं? प्राइम नंबर बोलते हैं। ठीक है, अब आपको बताना है कौन से नंबर होते हैं ऐसे। तो याद रखना, प्राइम नंबर आपका पहला 2 होता है, फिर 3 होता है, फिर 5 होता है, 7, फिर 11, 13, 17, 19, 23, 29 सो ऑन चलते रहते हैं। ठीक है, ऐसे नंबर जो जिनके सिर्फ 2 ही फैक्टर होते हैं, मतलब जो सिर्फ खुद से डिवाइड होते हैं और 1 से डिवाइड होते हैं। ठीक है, तो बताना, उसने बोला पहले 3 प्राइम नंबर का सम। तो पहले 3 प्राइम नंबर 2 क्या लिखना है? 2 + 3 + 5 कितना आएगा? 10 आंसर आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 10 आंसर आ जाएगा। बी 45 का राइट आंसर बी है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। फाइंड द एरिया ऑफ प्ले ग्राउंड। आपको प्ले ग्राउंड का एरिया निकालना है, जिसकी लेंथ है कितनी?
300 मीटर और जिसकी ब्रेथ है कितनी 200 मीटर। तो आपको पता है एरिया कैसे निकलेगा, एरिया आएगा कैसे, लेंथ इंटू ब्रेथ। तो ये किसके बराबर आएगा 300 इंटू 200 कितना आएगा, 6 के आगे लग जाएंगे 4 0, कितना बन जाएगा ये 60,000। अब कितना बनेगा, एरिया है तो याद रखना 60,000 मीटर स्क्वायर आएगा। तो राइट आंसर ए बनेगा। कंफ्यूज नहीं होना, मीटर क्यूब मीटर स्क्वायर। कभी कभी जल्दी में क्या होता है, बच्चे क्या करते हैं, वो देखेंगे हाँ 60,000 आ गया, बस उसको उन्होंने मार्क कर देंगे, बट उस चक्कर में क्या होगा आपका ये गलत हो जाएगा। ठीक है, तो आपको क्या करना है, देखना है कि अगर एरिया दिया है तो एरिया हमेशा किस में होता है, एरिया होता है आपका किस में, मीटर स्क्वायर में। ठीक है ना, मीटर स्क्वायर में, और वॉल्यूम होता है मीटर क्यूब में। ठीक है, तो याद रखना ये, इसका राइट आंसर क्या है 60,000 मीटर स्क्वायर। इफ़ द एवरेज ऑफ 40 10 25 20 35 एंड एक्स इज 25, एवरेज दी हुई है। आपको पता है एवरेज किसके बराबर होती है, एवरेज इक्वल टू सम डिवाइड बाय नंबर। ठीक है, तो एवरेज दी हुई है कितनी 25 दी हुई है, 25 इक्वल टू सम करो इन सब का, 40 प्लस 10 प्लस 25 प्लस 20 प्लस 35 प्लस एक्स अपॉन में कितना नंबर है ये, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, देखते हैं इसकी कितनी बनेगी। अब 6 को कर दो यहाँ मल्टीप्लाई। ठीक है, क्या लिखेंगे 25 मल्टीप्लाई बाय 6 इजिकल टू, इन सबको ऐड कर दो, कितना आएगा 40 और 10 50 50 75 और 75 और 20 कितना हुआ 95 95 और 35 इज 130। ठीक है, प्लस एक्स आ जाएगा। ठीक है, अब ये कितना होता है 25 इंटू 6 इज 150 होता है, 150 माइनस, एक मिनट ये मैंने गलत लिख दिया, 130 आ रहा था। ठीक है, क्या आता है 130 आएगा ये। ठीक है, 160 नहीं, प्लस एक्स, तो यहाँ से ये आएगा 25 इंटू 6 इज 150 माइनस 130 इज इक्वल टू एक्स। ठीक है, तो आपके जो x की वैल्यू आएगी, ठीक है, आपके जो x की वैल्यू आएगी, ठीक है, वो क्या आएगी 150 माइनस 130, मतलब 150 में से 130 करेंगे तो आएगा 20, तो x कितना आ गया आपका 20 आ गया। ठीक है, x की वैल्यू कितनी है 20, तो आपका आंसर क्या बनेगा ए। ठीक है, एवरेज कितनी आएगी, एवरेज उन्होंने दी हुई थी तो x की वैल्यू निकालनी थी, जो एक नंबर था वो नंबर क्या था, तो आपका वो नंबर 20 आया। ठीक है, इफ़ 8 मैन कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 15 डेज, ठीक है, एंड हाउ मेनी डेज कुड 20 मैन डू द सेम वर्क। ठीक है, एक काम है उसको 8 बंदे 15 दिन में करते हैं, तो बताओ 20 बंदे कितने दिन में करेंगे। तो याद रखना इसमें जो वर्क है वो सेम है, तो आपको कुछ नहीं करना है, बहुत सिंपल सा फार्मूला होता है टाइम एंड वर्क का। क्या यहाँ पे कह दिया, वर्क सेम है तो वर्क हम लिखेंगे नहीं। ठीक है, हम लिखेंगे एक साइड मैन इंटू डे। ठीक है, मैन 1 डे 1 इज इक्वल टू मैन 2 डे 2, मतलब ऐसे लिखेंगे M2 डे 2। मतलब अब पहले जो 8 आदमी थे वो काम को कर रहे हैं कितने दिनों में, 15 दिनों में। ठीक है, तो बताओ कितने बंदे हैं, 20 बंदे, ये कितने दिनों में करेंगे। ठीक है, हमें D2 की वैल्यू निकालनी होती है। ठीक है, तो क्या आएगा बताओ, 20 को यहाँ इसके नीचे लेके आओ, तो ये आएगा 8 इंटू 15 अपॉन में 20 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा बताओ, D2, मतलब डे, नंबर ऑफ डेज निकालने में। इसको काटेंगे कितना आएगा, 8 से तो आएगा यहाँ 10 आएगा, और यहाँ आएगा कितना 4 आ जाएगा। ठीक है, अब अगर मैं 5 से काटता हूँ तो कितना आएगा, 5 से काटूंगा तो 2 आ जाएगा इधर, और इधर आएगा, इधर कितना आएगा बताओ, 5 से काटेंगे तो 2 आएगा। ठीक है, और इधर 3 आएगा। इस 2 को मैं 4 से काटूंगा तो इधर कितना आएगा 2 आएगा। तो आपका आंसर क्या बनेगा बताओ, आपका आंसर क्या बनेगा, एक मिनट, फिर से एक मिनट में चेक करता हूँ, फिर से सॉल्व करता हूँ, कुछ गड़बड़ तो नहीं होगी। हाँ, 8 मैन
15 डेज 20 मैन सेम डे, ठीक है, सेम वर्क है, ठीक है। तो 8 इंटू 15 इज इक्वल टू 20 जो है वो आ जाएगा इसके नीचे डिनोमिनेटर में इज इक्वल टू डी, ठीक है। मैं इसको काट सकता हूँ किससे, अगर 4 से काटूंगा तो कितना आएगा, 4 2 जा 8 और 4 5 जा 20 होता है, 5 से काटूंगा तो 3 आएगा, 3 2 जा 6, ठीक आ रहा था, 6 डेज। नंबर ऑफ डेज कितने लगेंगे, उनको 6 दिन लगेंगे उस काम को करने में। देखते हैं क्या आंसर बनेगा। तो इसका आंसर आएगा नन ऑफ दिस, क्योंकि 6 यहाँ ऑप्शन में है ही नहीं। तो इसका क्या आंसर बनेगा, 6 डेज लगेंगे उनको, ठीक है। तो क्या आंसर है इसका, नन ऑफ दिस। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। व्हाट इज़ द फ्रैक्शन वैल्यू ऑफ, फ्रैक्शन वैल्यू निकालनी है आपको, ठीक है, किसकी, 4.21, ठीक है। 4.21 की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगी, इसको फ्रैक्शन में, ये डेसिमल फॉर्म में है, ठीक है। 4.21 की फ्रैक्शन फॉर्म लिखोगे आप, ठीक है। तो याद रखना इसको हम कैसे लिखते हैं, 421 लिखो, ठीक है। और क्या करते हैं हम, जहाँ पे ये पॉइंट लगा होता है ना, इसके आगे हम उतने ही जीरो लगाते हैं। देखो पॉइंट के आगे कितने डिजिट हैं, 1 और 2 डिजिट है ना, तो हम क्या करते हैं, ऊपर वाले को हम लिखते हैं पॉइंट हटा के 421, और डिनोमिनेटर में कितने जीरो लगाते हैं 1 के आगे, पॉइंट के बाद जितने डिजिट होंगे। जैसे यहाँ पे 2 डिजिट है ना, तो हम लिखेंगे, हम इसको कैसे लिखेंगे, 421 अपॉन, पॉइंट के आगे 2 डिजिट है ना, 2 और 1, तो इसके नीचे आएगा 100, 1 के आगे 2 जीरो आ जाएंगे। तो इसकी ये फ्रैक्शन फॉर्म होगी, ठीक है। तो कौन सा आंसर बनेगा, ए बनेगा, ठीक है। इसका राइट आंसर ए बनेगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ 1/2 प्लस 1/4, 1/2 प्लस 1/4 की वैल्यू निकालो, क्या होगी, ठीक है। इसको आप क्रॉस मल्टीप्लाई करके भी कर सकते हो और एलसीएम लेके भी कर सकते हो, ठीक है। तो क्या बनेगा देखते हैं। अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करना तो इसको इधर कर दो, इसको इधर कर दो और इनको आपस में कर दो, ठीक है। तो क्या आएगा, 4 1 जा 4 प्लस 2 1 जा 2 अपॉन में 4 2 जा 8, तो क्या बनता है ये 6/8, ठीक है, 6/8। तो कटेगा ये, ऊपर 3 आएगा, नीचे 4 आएगा, 3/4 इसका आंसर बन जाता है, ए इसका राइट आंसर बनेगा, ठीक है। एलसीएम लेके भी कर सकते हो आप, ठीक है। एंड अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आएंगी तो आप प्लीज़ इनको लाइक करना एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मैं और आपके लिए इम्पोर्टेंट टॉपिक्स लेके आऊँगा, ठीक।